नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आज हम बात करेंगे 2026 के लिए टॉप 5 सेक्टर्स की। जब मैं 2026 के लिए टॉप 5 सेक्टर्स की बात करूं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि 2026 में ये कोई बूम करने वाले हैं, लेकिन 2026 जिस तरीके से इन्वेस्टर्स के लिए चैलेंजिंग टाइम है, वहीं पे कई अपॉर्चुनिटीज भी हमारे सामने निकल कर आ रही है। अगर आप एक सीरियस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर हैं और इस बात में यकीन रखते हैं कि भारत काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, काफी तेजी से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और आने वाले 5 से 10 सालों तक इसी स्पीड से इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो इन सेक्टर्स में आज हमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ध्यान रखिएगा, किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है। इन सेक्टर्स को डिस्कस करते समय मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि इन सेक्टर्स में चल क्या रहा है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सेक्टर्स आने वाले समय में बड़े रिटर्न्स दे सकते हैं, और खास तौर से एज एन इन्वेस्टर जब आप इन सेक्टर्स में स्टॉक सिलेक्ट करेंगे तो क्या वो चेकलिस्ट होगी जो आप हर सेक्टर में देखेंगे, कौन से वो पॉइंट्स होंगे जो कंपनी सिलेक्शन में या स्टॉक सिलेक्शन में आपकी हर सेक्टर में अलग अलग हेल्प करेंगे। तो ये वीडियो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, आपको काफी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट यहां से मिल सकता है। हर इन्वेस्टर एक कॉमन गलती करता है, वो स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि असली वेल्थ क्रिएशन सेक्टर या साइकिल में होती है। स्टॉक्स शॉर्ट टर्म इमोशन होता है, जबकि सेक्टर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स होता है। आज के इस सेक्टर में हम समझेंगे कि हर सेक्टर में ग्रोथ क्यों आएगी, किन कारणों से आएगी और एज एन इन्वेस्टर हमें क्या ट्रैक करना होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरीके से मैंने अपने पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर स्टॉक सिलेक्ट करे हैं, क्या उनकी जर्नी रही है, क्या वो कारण रहे जिनकी वजह से कोई भी स्टॉक मल्टीबैगर बना है मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो का, तो आप मेरी फ्री केस स्टडीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी वीडियोस हमेशा फ्री रहते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसमें मैं बात करता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की, इन फैक्टर्स के बेस पे मैं किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करता हूं, माइक्रो कैप स्मॉल कैप कंपनीज को, और क्या जर्नी उनकी रहती है जिसकी वजह से वो मल्टीबैगर बनती है। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न्स देती हैं, बट उन फैक्टर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन फैक्टर्स को ट्रैक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी वजह से मल्टीबैगर बनी, ताकि हम आगे भी इस तरह के स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकें। तो अगर आप ये सारी बातें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो नीचे फ्री केस स्टडीज का लिंक है। सबसे पहले सेक्टर आता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडिजिनाइजेशन। अगर हम इस सेक्टर की स्ट्रक्चरल स्टोरी की बात करें तो भारत का डिफेंस सेक्टर पहले मोस्टली इंपोर्ट ड्रिवन माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल चुका है। आज हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को प्रेफरेंस दी जा रही है, प्लेटफॉर्म बेस्ड ऑर्डर्स हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट, शिप्स, मिसाइल सिस्टम्स। डिफेंस एक्सपोर्ट्स एक रियल रेवेन्यू ड्राइवर के रूप में उभरते हुए हम देख रहे हैं। डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक बार अप्रूवल हो जाए तो ऑर्डर्स मल्टी ईयर तक चलते रहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको रोज कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन करना है। हालांकि टेक्नोलॉजी इनोवेशंस होते हैं, बट एक बार ऑर्डर्स प्लेस होने के बाद वो कई साल तक ऑर्डर्स चलते हैं। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल भी 20 से 30 साल तक चल सकती है, जिसके बीच में हम ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस को भी एक रेवेन्यू ड्राइवर के रूप में मान सकते हैं। ग्रोथ की रियलिटी को अगर देखा जाए तो भारत का डिफेंस मार्केट लगभग 4 से 5% की CAGR तक ग्रो करेगा 2030 तक। इंडिया एरोस्पेस एंड डिफेंस इकोसिस्टम लगभग 2035 तक 7% की CAGR से ग्रो करेगा, जो कि किसी भी सेक्टर के लिए आने वाले 10 सालों तक इतना बड़ा CAGR मेंटेन करना मुश्किल होता है। ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग भी अगर देखें तो मिड टू हाई सिंगल डिजिट CAGR में रहने की उम्मीद है। इसका ओवरऑल मतलब यह है कि सेक्टर फास्ट मूविंग तो नहीं, मीडियम मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्टेबल है और ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब इन्वेस्टर के लिए क्या इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है जब आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर बुक विजिबिलिटी। देखिए कि आने वाले 2 से 4 सालों तक कम से कम कितनी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी आपको दिख रही है। फिर एग्जीक्यूशन का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये तो बात हुई फ्यूचर ऑर्डर्स की, लेकिन पहले जो भी ऑर्डर्स मिले क्या वो टाइमली एग्जीक्यूट हुए हैं। फिर इंडिजिनस कंटेंट परसेंटेज कितनी है। उसके बाद स्पेयर्स, अपग्रेड्स एंड लाइफ साइकिल रेवेन्यू कितना है। वर्किंग कैपिटल डिसिप्लिन कंपनी कितना मेंटेन कर रही है। इस सेक्टर को अगर आपको ट्रैक करना है तो उसमें भी कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहले डिफेंस बजट ट्रेंड क्या है, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देखें, आप हेडलाइंस ना देखें, बजट पे ध्यान दें। ऑर्डर इनफ्लोज वर्सेस एग्जीक्यूशन सरकार की तरफ से किस तरीके से हो रहा है। एक्सपोर्ट डिस्क्लोजर्स कितने हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और इंडिविजुअल कंपनीज की तरफ से भी। कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स इंडिविजुअल कंपनीज के क्या है और गवर्नमेंट का क्या विजन है। PSU वर्सेस प्राइवेट एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी को कंपेयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट इनसाइट ये है कि डिफेंस सेक्टर में वॉलेटिलिटी कम होती है, लेकिन पेशेंस का रिवॉर्ड बहुत ज्यादा हो सकता है। दूसरा सेक्टर आता है पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक जबरदस्त सेक्टर है। रिन्यूएबल एनर्जी का चैलेंज जनरेशन नहीं है, चैलेंज है ग्रिड स्टेबिलिटी। जैसे जैसे सोलर और विंड शेयर बढ़ेगा, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड होगा, डेटा सेंटर्स और सिटीज ग्रो होंगी, वैसे वैसे ग्रिड को और स्ट्रॉन्ग करना, फ्लेक्सिबल और इंटेलिजेंट बनाना बहुत जरूरी हो जाएगा, और यहीं से नई अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रही हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ग्लैमरस नहीं है, लेकिन यही वजह है कि यहां स्टेडी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग पॉसिबल हो जाती है।
ग्रोथ की रियलिटी को अगर आप समझेंगे इस पूरे सेक्टर की, तो भारत का पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट करीब 5 से 6% की सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। ट्रांसमिशन इक्विपमेंट का मार्केट 6 to 7% की सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, और वहीं ग्लोबल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट 4% की सीएजीआर से ग्रो करना है। यानी कि भारत का ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट ग्लोबल मार्केट के कंपैरिजन में 1.5 गुना से ज्यादा की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। ग्रोथ फ्लैशी नहीं है, लेकिन सर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है। जब भी आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं सेक्टर में, सबसे पहला पॉइंट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस उस कंपनी की किस तरीके से है, कमोडिटी एक्सपोजर यानी कॉपर और एल्यूमिनियम को किस तरीके से वो कंपनी सोर्स कर रही है और कितना एक्सपोजर है, क्या बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है किसी भी कंपनी की। नेक्स्ट पॉइंट है रिसीवेबल डेज कितने हैं, यानी कि जब एक बार वो माल सप्लाई कर देते हैं उसके बाद कितने दिन में उनके पास पेमेंट आता है। ईपीसी वर्सेस इक्विपमेंट मार्जिन मिक्स कितना है, यानी कि जो भी कंपनी करती है उसका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि स्टेट डिस्कॉम एक्सपोजर उस कंपनी का कितना है। इससे हमें लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स के बारे में भी पता चलता है, और साथ ही साथ कंपनी कितनी स्टेबल हो सकती है लॉन्ग टर्म में उसका भी हमें पता चलता है। कैसे ट्रैक करा जाए ये सब कुछ, तो ट्रांसमिशन केपेक्स अनाउंसमेंट्स पे ध्यान दीजिए। जब भी सरकार कोई अनाउंसमेंट करती है उसको ध्यान से सुनिए कि वो रीजन स्पेसिफिक है या ऑल इंडिया के हिसाब से दिया गया है। ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू कन्वर्जन कंपनी का किस तरीके से और भारत सरकार इसके बारे में क्या कहती है। डिस्कॉम पेमेंट रिफॉर्म्स गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो भी आते हैं उनका ध्यान रखना भी जरूरी है। रिन्यूएबल एनर्जी में कैपेसिटी एडिशंस किस तरीके से हो रहे हैं और क्या गवर्नमेंट का विजन है, ये भी ध्यान देना जरूरी है। इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट इनसाइट ये है कि ग्रिड एसेट्स इकोनॉमी स्लो होने पर भी रन करते रहते हैं। तीसरा सेक्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड ईएमएस, चाइना प्लस वन थ्योरी यहां पे है। इलेक्ट्रॉनिक्स भारत के लिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये कैपेबिलिटी बिल्डिंग की स्टोरी है। भारत धीरे धीरे मूव कर रहा है असेंबली से इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से डिजाइन और डिजाइन से पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करने में। और ये सिर्फ स्मार्टफोन्स तक लिमिटेड नहीं है। ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए आप, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, हर तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत जबरदस्त रिफॉर्म्स चल रहे हैं, ग्रोथ चल रही है, और गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सेक्टर को लेकर के बुलिश है। ग्रोथ की रियलिटी ये है कि भारत का ईएसडीएम मार्केट करीब 20 से 25% की सीएजीआर से ग्रो कर सकता है 2030 तक, और ग्लोबल ईएमएस मार्केट 6 to 7% की सीएजीआर से ग्रो करेगा 2034 तक। तो ट्रेमेंडस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहां पे है। इसके बहुत मुख्य कारण है हमारे देश में तेजी से बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन, तेजी से बढ़ता हुआ डेवलपमेंट और प्रीमियमाइजेशन की तरफ जो खर्चे किए जा रहे हैं, जो आम आदमी भी ये चाहता है कि उसे अच्छी फैसिलिटीज मिले और वो अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर सके। हाई ग्रोथ प्लस हाई कंपटीशन यानी एग्जीक्यूशन ही सब कुछ डिसाइड करेगा जब कंपनी की बात आती है। तो यहीं से इन्वेस्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट भी आती है। सबसे पहला पॉइंट आता है किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते समय देखिए कि कंपनी का कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क कितना है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी सिर्फ एक या दो ही कस्टमर्स को अपना माल सप्लाई करती है। फिर मार्जिन ट्रेजेक्टरी क्या है, रेवेन्यू अपने आप में ही सफिशिएंट नहीं होता, यह भी देखना जरूरी है कि उस रेवेन्यू के बाद मार्जिन कितना है, यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी की कितनी स्ट्रांग है, कोई प्लान बैकवर्ड इंटीग्रेशन का है या नहीं, और अगर एग्जिस्टिंग है तो वो कितनी एफिशिएंसी से काम कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोर्ट शेयर कंपनी का कितना है। इससे हमें डोमेस्टिक और कंपनी का ग्लोबल शेयर पता चलता है, और हमें ये पता चलता है कि कंपनी का रेवेन्यू डिपेंडेंस कहां पे ज्यादा है। इसके बाद चेकलिस्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। सपोज कंपनी की एक फैक्ट्री, दो फैक्ट्री या चार फैक्ट्रीज है, कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे वो कंपनीज काम करती हैं और पूरे साल में एवरेज यूटिलाइजेशन क्या रहता है। कैसे आप इस सेक्टर को ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि एक्सपोर्ट ग्रोथ डेटा क्या कहता है, जो भी सरकार की तरफ से रिलीज किया जाता है। न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग किस तरीके से चल रही है जब भी आप सेक्टर को देखें या कंपनीज को देखें। वैल्यू एडेड सर्विसेज का शेयर कितना है किसी भी कंपनी का, और सरकार का इस बारे में क्या विजन है। मार्जिन स्टेबिलिटी जिन कंपनीज की है वो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा अच्छी रहेंगी। और अगर कंपनी के केपेक्स प्लान्स हैं, साथ ही साथ उनकी पास हिस्ट्री भी ऐसी है कि जब भी वो कोई केपेक्स अनाउंस करते हैं तो उसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज बड़ी मल्टीबैगर बन सकती हैं। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट इस सेक्टर में रहेगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सब ग्रो करते हैं, लेकिन विनर्स वही होते हैं जिनके मार्जिन सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ये एक हाई कंपटीशन वाला सेक्टर है। हालांकि इसमें ग्रोथ अनलिमिटेड है। हमारा फोर्थ सेक्टर आता है कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। किसी भी देश में केपेक्स साइकिल का पहला सिग्नल कंज्यूमर डिमांड नहीं देता, सिग्नल आता है कैपिटल गुड्स ऑर्डर से। भारत का शिफ्ट साफ दिखाई दे रहा है, कंजम्पशन से मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्टिविटी पे। ऑटोमेशन अब ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी बन चुका है काफी हद तक। ग्रोथ की रियलिटी को अगर देखा जाए तो भारत इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन 13 से 14% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, और ग्लोबल ऑटोमेशन सिस्टम्स 10 से 11% की सीएजीआर पे ग्रो कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्शंस हैं कि 2035 तक यही ग्रोथ रेट्स मेंटेन रहेंगे। तो यहां पे भी एक ट्रेमेंडस ग्रोथ
ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। ऑटोमेशन डिमांड लॉन्ग टर्म और स्टिकी होती है। इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है जो कि इस सेक्टर में किसी भी कंपनी को, किसी भी स्टॉक को आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है ऑर्डर क्वालिटी। यहां पे आपको देखना है मार्जिन वर्सेस साइज, यानी कि कितना बड़ा ऑर्डर है और उसमें से कितने मार्जिन ऑफ प्रॉफिट्स निकलने की उम्मीद है। प्रोडक्ट वर्सेस ईपीसी मिक्स कितना है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेशन एक्सपोजर। नेक्स्ट सर्विस एंड मेंटेनेंस रेवेन्यू पूरे ऑर्डर में कितना है और बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा इस सेक्टर में ये बातें ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ चीजें हैं जिनको आप गवर्नमेंट के लेवल पे और कंपनी लेवल दोनों के मिक्स पे ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्डर इनफ्लोस, एग्जीक्यूशन कमेंट्री, कैपेसिटी एक्सपेंशंस और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ट्रेंड्स। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट है कि ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी को कंपाउंड करता है और वैल्यूएशन को भी कंपाउंड करता है, इसलिए ऐसी कंपनीज बहुत लंबे समय तक आपके पैसे को कंपाउंड कर सकती हैं। हमारा फिफ्थ सेक्टर है एनर्जी ट्रांजिशन इनेबलर्स, जिसमें आते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। जब रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर 20 to 30% क्रॉस करता है तो सिस्टम को चाहिए कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्ट्रांग हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रिड बैलेंसिंग टेक्नोलॉजीज, इनके बिना एनर्जी ट्रांजिशन अनस्टेबल हो जाता है। ग्लोबल बीईएसएस मार्केट अगर देखा जाए तो 28% के सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, जो कि अमेजिंग है। इंडिया का बीईएसएस मार्केट 2035 तक 24 से 25% के सीएजीआर पे ग्रो करने की उम्मीद है और ग्लोबल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी 5 से 6% की सीएजीआर तक ग्रो करेंगे। हाई ग्रोथ प्लस टेक्नोलॉजी रिस्क दोनों साथ में चलते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी इवॉल्व होती है। इन्वेस्टर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट रहेगी, सबसे पहले कंपनी में देखिए कि टेक्नोलॉजी का रोड मैप क्या है, क्या कंपनी अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार है। अगर नहीं है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, और कंपनी लगातार अपने आप को अपग्रेड करने के लिए रेडी है, उसके लिए वो स्मार्टली कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो दिस इज डेफिनेटली अ बिग ग्रीन फ्लैग। फिर कॉस्ट कर्व्स क्या है, नेक्स्ट ऑफटेक विजिबिलिटी क्या है, रेगुलेटरी क्लैरिटी कितनी है सेक्टर में, और एग्जीक्यूशन पार्टनरशिप्स कंपनी कितनी कर रही है। इसको ट्रैक करना भी बहुत आसान है अगर आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखें, जहां पे आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज और कंपनी के अनाउंसमेंट्स को मिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टोरेज टेंडर्स कितने हैं, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स किस तरीके हो रहे हैं, कॉस्ट पर किलोवाट आवर के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, एंसिलरी सर्विसेज मार्केट में क्या चल रहा है, और इंपोर्ट डिपेंडेंस कितनी ज्यादा है। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट होगी एनर्जी ट्रांजिशन में सबसे ज्यादा वैल्यू वही बनाते हैं जो सिस्टम को स्टेबल रखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको फिर याद दिलाता हूं कि अगर आप मेरे पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि कैसे मैं मल्टीबैगर स्टॉक्स को सिलेक्ट करता हूं, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। जो मैंने पहले मल्टीबैगर्स अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्ट करे हैं, किस तरीके से वो मल्टीबैगर्स बने हैं, फ्री के स्टडीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं आने वाले समय में किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला हूं, तो आप हमारा कोई भी प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सनराइज सेक्टर्स का क्या मतलब होता है, डिमांड क्लियरली विजिबल हो, कैपिटल फ्लो अलाइंड हो और एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। इन्वेस्टर्स का काम है सेक्टर को पहचानना, सब थीम को चुनना, यानी कि कहां आप किस सब थीम में जाना चाहते हैं, और बेस्ट एग्जीक्यूटर्स को कंसिस्टेंटली ट्रैक करना। ये तो बात थी आज की, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां एफआईआईज क्वाइटली एक्यूमुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट मार्केट साइकिल में, और रिटेल इन्वेस्टर उस सिग्नल को इमोशन के बिना कैसे समझ सकते हैं। अगर ये बात हम समझ जाए तो ये हमारे पोर्टफोलियो के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो इस बात पे बनाऊं कि एफआईआईज कौन से नेक्स्ट सेक्टर्स को क्वाइटली बाय कर सकते हैं और कैसे हम इन सिग्नल्स को पहचान सकते हैं, तो मुझे कमेंट्स में यस जरूर लिख के भेजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।